Hello everyone, welcome to Study Space. Here I'll be covering the NCERT syllabus of history. So in this video we'll study chapter 1 of class 9 history, okay, the French Revolution, okay. So as I told you earlier that we will be covering this chapter in 4 parts, okay. So this is the second part of this chapter. So let's begin. The outbreak of the revolution. Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section. How do you think he could have gone about doing this? In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. Rather, he had to call a meeting of the Estates General, which would then pass his proposals for new taxes. The Estates General was a political body to which the three estates sent their representatives. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done in 1614. तो जो लुइस 16 था वो टैक्सेस क्यों बढ़ाना चाहता था इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। पर अब हम ये जानते हैं कि क्या उसे ऐसा करने की परमिशन थी, क्या वो ऐसा कर सकता था। तो अगर हम फ्रांस की ओल्ड रिजीम के थ्रू जाएं तो मोनार्क जो है, जो किंग जो है, उसको ये राइट नहीं है, उसको ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से टैक्सेस लगा सके, बल्कि उसे एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी एस्टेट्स जनरल की, जिस मीटिंग में डिसाइड होगा कि टैक्सेस बढ़ाए जाने चाहिए या नहीं, ठीक है। और वो स्टेट्स जनरल की मीटिंग एग्जैक्टली होती क्या थी? जो हमारे थ्री स्टेट्स थे फ्रांस में, वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे। फिर उन रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हमारे जो मोनार्क थे यानी हमारे जो किंग हैं वो मीटिंग करते थे, ठीक। और फिर उस मीटिंग में डिसाइड होता था कि टैक्सेस बढ़ा सकते हैं या नहीं। पर राजा अकेले ये ज़रूर डिसाइड कर सकता था कि वो मीटिंग कब और कैसे बुलानी है, सिर्फ उसके पास इतनी ही पावर थी, ओके। तो जो ये मीटिंग थी वो लास्ट टाइम 1614 में हुई थी, ओके। तो अब हम इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। द एस्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच द थ्री एस्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। द लास्ट टाइम इट वाज डन इन 1614। monarch की पावर, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body, and monarch did not have the right to impose taxes according to his will alone, okay. On May 1789, Louis XVI called together an assembly of the Estates General to pass proposals for new taxes. A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. The first and the second estates sent 300 representatives each, who were seated in rows facing each other on two sides, while the 600 members of the third estate had to stand at the back. The third estate was represented by its more prosperous and educated members. Peasants, artisans, and women were denied entry to the assembly. However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which representatives had brought with them. तो हुआ क्या कि 5 मई 1789 को लुइस 16 यानी कि फ्रांस के राजा ने एक एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई ताकि वो न्यू टैक्सेस के लिए प्रपोजल पास करा सकें, ठीक है। तो उनकी मीटिंग के लिए एक बड़ा सा चमकीला आलिशान हॉल तैयार किया गया ताकि वहाँ पे उन डेलीगेट्स यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स का वेलकम हो सके और वहीं पे मीटिंग हो सके। तो जो फर्स्ट एस्टेट के और सेकंड एस्टेट्स के मेंबर्स थे उनको आगे की 2 रोज़ में बिठा दिया गया, ठीक है। फर्स्ट एस्टेट से कुछ 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे और सेकेंड एस्टेट से भी कुछ 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, ठीक है। पर जो थर्ड एस्टेट थी उसके 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, ठीक है। तो उन 600 रिप्रेजेंटेटिव्स को थर्ड एस्टेट के पीछे खड़ा कर दिया गया, ठीक है। तो जो थर्ड एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो थर्ड एस्टेट के ही वो मेंबर्स थे जो थोड़े रिच और एजुकेटेड थे, ठीक है। क्योंकि पीजेंट्स, आर्टिसंस और वुमेन को एंट्री ही नहीं अलाउड थी उस असेंबली हॉल में, ठीक है। यानी फार्मर्स और कारीगर और औरतों को तो उस हॉल में पैर रखने तक की इजाज़त नहीं दी गई थी। तो पर जो भी उनकी शिकायतें और डिमांड्स थी वो कुछ उन्होंने 40,000 लेटर्स में लिख के दी थी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कि वो वहाँ पे पेश कर सकें, और रिप्रेजेंटेटिव्स वो 40,000 लेटर्स उनके साथ में लेके आए थे, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। तो पहला तो है ऑन मे 1789 लुइस 16 called together an assembly of the Estates General to pass proposals for new taxes. फिर a resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट्स के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे ईच, एंड 600 members of the third estate has to stand at the back, ठीक है। थर्ड एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड मेंबर्स थे, और पीजेंट्स, आर्टिसंस और वुमेन को मनाही थी हॉल में आने की, और 40,000 लेटर्स में उनकी ग्रीवेंसेस और डिमांड्स लिखी हुई थी जो रिप्रेजेंटेटिव्स अपने साथ में लेके आए थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर।
So, voting in the Estates General in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. This time, too, Louis XVI was determined to continue the same practice, but members of the Third Estate demanded that voting now be conducted by the Assembly as a whole, where each member would have one vote. This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. When the king rejected these proposals, members of the Third Estate walked out of the assembly in protest. तो जो वहाँ की वोटिंग थी वो कुछ इस प्रकार होती थी कि एक एस्टेट के पास एक वोट होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो क्लर्जी जो फर्स्ट एस्टेट से बिलोंग करते हैं और नोबिलिटी जो सेकंड एस्टेट से बिलोंग करते हैं उन्हें प्रॉब्लम ही क्या होगी टैक्सेस बढ़ाने में। और 3 तो एस्टेट्स ही हैं हमारे, तो 3 में से 2 वोट तो उन्हें मिल गए, वैसे मेजॉरिटी जीत गई, तो वोटिंग होने ना होने का कोई फ़ायदा नहीं था। ये बात समझ में आई थर्ड एस्टेट्स वाले लोगों को, तो उन्होंने कहा कि अब इस हिसाब से वोटिंग नहीं होगी। वोटिंग होगी असेंबली को एकजुट मान के और एक मेंबर के पास एक वोट होगा, फिर मेजॉरिटी ली जाएगी। बट जैसे कि राजा वहाँ के जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो थर्ड एस्टेट्स की डिमांड पूरी हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इससे जो है वो थर्ड एस्टेट्स के लोगों को गुस्सा आ गया और वो बाहर असेंबली से उठ के चले गए और विरोध करने लगे। ये जो वन पर्सन वन वोट वाला आइडिया था ये फिलोसफर्स लेकर आए थे, ठीक है, इस अपने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से। रॉसो ने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ही कुछ लिखा था, ठीक है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। पहला तो है थर्ड एस्टेट डिमांडेड वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर हैव वन वोट। फिर ठीक है ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स फिलोसफर्स लाइक रॉसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है। Representatives of the Third Estate viewed themselves as spokesmen of the whole French nation. On 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. They declared themselves as a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. They were led by Mirabeau and Hébésiès. Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with the society of feudal privilege. He bought out a journal and delivered powerful speeches to the crowds assembled at Versailles. Hébésiès, originally a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third Estate? तो आइए ये जान लेते हैं कि ये पैराग्राफ हमसे क्या कहना चाह रहा है, ओके। सो जो थर्ड एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो खुद को फ्रांस का स्पोक्समैन कहने लगे। अब स्पोक्समैन क्या होता है? स्पोक्समैन इज अ पर्सन हु मेक्स अ स्टेटमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ अ ग्रुप, ओके। तो वो 20 जून को इकट्ठा हुए एक हॉल में टेनिस कोर्ट के, जो कि वर्साई में था, और उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली बोला, ठीक है। और ये कसम खाई कि वो वहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक वो फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, एक संविधान नहीं बना लेते। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो राजा की पावर को कम करेगा, उसकी पावर को लिमिट में कर देगा, ठीक है। और उनके जो लीडर्स थे वो थे मिराबियो और एबेसियस, ठीक है। तो जो मिराबियो थे वो एक बहुत ही डिसेंट वेल टू डू फैमिली में पैदा हुए थे, ठीक है। बट वो फुल्ली कन्विंस्ड थे, इस बात से पूर्णतः सहमत थे कि अगर फ्रांस को तरक्की करनी है तो फ्रांस को अपने समाज से ये फ्यूडल प्रिविलेज को हटाना ही होगा। फ्यूडल प्रिविलेज क्या है? जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं बाय बर्थ, उनको हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने अपना बही खाता निकाला, जर्नल निकाला, ठीक है, और उन्होंने लंबी लंबी पावरफुल स्पीचेस देना शुरू कर दिया ताकि वो लोगों को इंस्पायर कर सके, मोटिवेट कर सके, ठीक है। और जो एबेसियस थे वो एक प्रीस्ट थे, यानी कि एक पंडित थे, ठीक है। तो उन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लिखा। इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट मीन्स प्रभावशाली पुस्तिका, ठीक है, जो लोगों पर प्रभाव डाल सके, उन्हें कन्विंस कर पाए, ठीक है। और उनकी पैम्पलेट का नाम क्या था? व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट। तो ये हमें याद रखना है कि एबेसियस ने इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लिखी थी जिसका नाम था थर्ड एस्टेट। अब इस पैराग्राफ में भी इंपॉर्टेंट मार्क करा देती हूँ हम लोगों को, ठीक है। पहला तो ये ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साई। फिर है नेशनल असेंबली, उन्होंने खुद को डिक्लेयर किया और एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया फ्रांस के लिए, ओके। दैट्स इट। चलो अब हम दूसरे पैराग्राफ पर चलते हैं।
So while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil. A severe winter had meant a bad harvest. Price of bread rose. Often bakers exploited the situation and hoarded supplies. After spending hours in long queues at the bakery, crowds of angry women stormed into the shops. At the same time, the king ordered troops to move into the Paris. On 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. ठीक है, अब जो नेशनल असेंबली थी वो तो वर्साई में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थी. तब तक जो थर्ड स्टेट थे उनकी लोगों की घबराहट शुरू हो चुकी थी. क्यों शुरू हो गई थी? बेचारे परेशान थे क्योंकि कठोर सर्दी के कारण, एकदम सीवियर विंटर के कारण उनकी जो फसल थी वो ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से अनाज जो था उसके दाम बढ़ गए थे. ठीक है, तो बेकर्स जो थे उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, लोगों को सिचुएशन का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और ब्रेड के प्राइस बढ़ा दिए. ठीक है, और सप्लाईज रोक दी कि हम अनाज बांटेंगे ही नहीं. ठीक है, और बहुत घंटे लंबी लंबी लाइंस में बेकरी में खड़े होने के बाद औरतों को गुस्सा आने लगा. और जब औरतों को गुस्सा आया तो वो शॉप पर टूट पड़ी. उन्होंने तोड़फोड़ चालू कर दी. उसी समय जब राजा को ये खबर मिली तो राजा ने अपने सेना को, अपनी ट्रूप को बोल दिया कि जाओ पेरिस में जाके घूमो और लोगों पे नज़र रखो कि कोई तोड़फोड़ ना करे. ठीक है, जो कि हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग में पेज में पढ़ा था कि 14 जुलाई को उन्होंने मतलब ये बोल दिया था, अपने ट्रूप को ऐसी वो दे दी थी, ऑर्डर दे दिया था. ठीक है, कि जाके नज़र रखो सब पर. तो 14 जुलाई को ही लोगों की भीड़ ने, खूब सारी ने जाके बेस्टाइल पे हमला भी कर दिया था. हम इस बारे में पहले पढ़ चुके हैं. ओके, सो इसमें इम्पॉर्टेंट है यही वाली लाइन, ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल. ठीक है, एंड इसमें ये वुमेन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. यहाँ पे दिख रहा है हमको कि आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स. ओके, in the countryside, rumors spread from village to village that the lords of manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked chateau. They looted hoarded grain and burnt down documents containing records of manorial dues. A large number of nobles fled from their homes and many of them migrating to neighboring countries. यानी कि कंट्री साइड पे ऐसे रूमर्स फैल गए कि जो लॉर्ड्स ऑफ मैनर है, मैनर कौन? एस्टेट, यानी कि राजा जी हमारे, उन्होंने कुछ गुंडे हायर किए हैं, कुछ गुंडों को काम पे रखा है और उन गुंडों को ऐसा कहा है कि जाके जो पका हुआ अनाज है उन्हें ख़राब कर दें. ठीक है, तो भाई फार्मर्स उसी टाइम पे डर भी गए और थोड़ा बहुत उन्हें गुस्सा भी आने लगा, भाई ये तो गलत बात है. तो उन्होंने क्या किया, अपने अपने हथियार उठाने शुरू कर दिए. होज मीन्स फावड़ा एंड पिच फोक्स मीन्स एक एग्रीकल्चर टूल होता है जिसका मैं डायग्राम इधर कोने में आपको बना के दिखाती हूँ. ऐसा फोक टाइप का नीचे बना होता है उसमें, एक सेकेंड. ठीक है, कुछ ऐसा होता है पिच फोक. ओके, सो उन्होंने अपने अपने हथियार उठाया और शैटो पे हमला कर दिया. शैटो क्या है? शैटो है महल, महल को हम शैटो बोलते हैं. ठीक है, तो उन्होंने पहले तो अपना जो अनाज था उसे लूटा, फिर उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स जला दिए जिन डॉक्यूमेंट्स में ये रिकॉर्ड था कि उनका कुछ पैसा कर्जे का बाकी है. ठीक है, उन्होंने वो रिकॉर्ड ही जला दिया कि ना रहेगा रिकॉर्ड ना रहेगा कर्जा. ठीक है, और बहुत सारे नोबल्स कंट्री से भाग गए, कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ में चलेगा और कुछ बाहर चलेगा. अब इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, एक्चुअली मैंने कर ही दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके, सो नेक्स्ट पैरा पे आते हैं. Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution. On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes. Members of the clergy too were forced to give up their privileges. Theses were abolished and lands owned by the church were confiscated. As a result, government acquired assets worth at least 2 billion livres. So, जब लोगों ने विरोध तेजी से करना शुरू किया तो हमारे लुइस 16 ने
नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया और कॉन्स्टिट्यूशन को मान्यता दे दी, ठीक है। और ये भी साथ ही साथ एक्सेप्ट कर लिया कि उनकी पावर्स को लिमिट में रखने के लिए उनकी पावर्स पर चेक रखा जाएगा, और वो चेक कौन रखेगा? फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन। तो 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने, हमारी नेशनल असेंबली ने ये आदेश किया कि फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है, और उसके टैक्सेस भी ख़त्म कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो जो क्लर्जी के मेंबर्स थे, यानी कि हमारे फर्स्ट स्टेट के जो मेंबर्स थे, उनको भी भाई फोर्स करके उनके प्रिविलेजेस देने पड़े, उनकी सुविधाएं भी खारिज कर दी गई, ठीक है। और जो थीसिस था, जो टैक्स चर्च वसूलती थी थीसिस के नाम पर, उसको भी खारिज कर दिया। और जो लैंड्स चर्च ने कब्जा कर रखा था, जिन ज़मीनों पर चर्च ने, उनको भी जब्त कर लिया हमारी नेशनल असेंबली ने। और ऐसा करते करते गवर्नमेंट के पास कुल 200 करोड़ की संपत्ति जमा हो गई, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं, ये तो पूरी लाइन ही है। On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations. Members of the clergy too were forced to give up their privileges. Theses were abolished. Lands owned by the church were confiscated. As a result, government acquired assets worth at least 2 billion livres. Livres तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, फ्रेंच करेंसी। Monarchy. Okay. The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. Its main object was to limit the powers of the monarch. These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions: the legislature, executive, and judiciary. This made France a constitutional monarchy. Figure 7 explains how the new political system worked. Okay. So, फ्रांस की जो नेशनल असेंबली बनी थी, उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा किया 1791 तक, ओके। और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था एक्चुअली, उसका जो मेन एम था, मकसद था, मोटिव था, वो था कि हम अपने राजा की पावर्स को लिमिट में कर दें, ठीक है, यानी कि उस पर नज़र रखें, उस पर रोक लगाएं, ठीक है। और ये जितनी भी पावर्स थी, उनको किसी एक पर्सन के हाथ में देने से अच्छा है कि हम उसे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में बांट दें, इंस्टीट्यूशंस में बांट दें। तो वही हुआ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में उन्हें बांट दिया गया। इससे फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई, यानी कि राजा भी है और कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ठीक है। अब हम चलते हैं फिगर 7 पर, ये समझने के लिए कि इनका नया पॉलिटिकल सिस्टम एग्जैक्टली क्या था, ओके। पहले तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ओके। रुको मैं कराती हूँ। National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. Main objective लिख लेना इसका, to limit the powers of the monarch. और फ्रांस बन गई क्या? Constitutional monarchy. Now we'll come to figure 7 समझने के लिए कि उनका नया पॉलिटिकल सिस्टम एग्जैक्टली क्या था, ओके। सो इधर जो है वो है पैसिव सिटीजन्स, ठीक है। जो जितने भी पूरे फ्रांस के सिटीजन्स थे, उनको 2 पार्ट्स में बांटा गया था, पहला एक्टिव, दूसरा है पैसिव। सो पैसिव सिटीजन्स वो सिटीजन्स थे जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, और ये लोग अबाउट 3 मिलियन लोग थे, ठीक है। यानी कि इसमें मेन भी थे, वुमेन भी थे, चिल्ड्रन भी थे, बिलो 25 एज के थे, ओके। एक्टिव सिटीजन्स वो लोग थे जिनके पास राइट टू वोट था, ठीक है। ये लोग अबाउट 4 मिलियन थे, 28 मिलियन की पॉपुलेशन में से 4 मिलियन थे ये लोग, ओके। तो ये वोट करते थे पहले तो जुडिशरी के लिए, जिसमें ये डायरेक्ट वोट करते थे, मतलब ये डायरेक्ट जज बनाते थे, डायरेक्ट, ठीक है। फिर ये लोग लेजिस्लेचर के लिए वोट करते थे, ठीक है। वो लेजिस्लेचर में इलेक्टर्स को ये लोग इलेक्ट करते थे, 50,000 मेन थे, उनको ये वोट डाल के इलेक्ट करते थे। वो 50,000 इलेक्ट करते थे वोटिंग करके नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स को, ठीक है। इससे बनती थी इनकी पूरी लेजिस्लेचर। फिर ये लेजिस्लेचर कंट्रोल, मतलब ये जो नेशनल असेंबली बनती थी, वो किंग की पावर्स पर कंट्रोल रखती थी, जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट थे, ठीक है। और मिनिस्टर्स पर कंट्रोल रखती थी। मिनिस्टर्स कौन से? जो किंग के मिनिस्टर्स थे, ओके, उन पे ये लोग कंट्रोल पावर रखते थे। ये हो गया एग्जीक्यूटिव उनका, ठीक है। और किंग के पास वीटो पावर थी। वीटो पावर क्या होती है? पावर टू से नो, ओके। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल असेंबली ने कोई लॉ पास किया और वो किंग को नहीं समझ में आया, तो किंग अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसे मना कर सकता है, ओके। दिस इज
इट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ओके, सो the Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. That is, citizens voted for a group of electors who in turn choose the assembly. Not all citizens, however, had the vote to write. Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage were given the status of active citizens. That is, they were entitled to vote. The remaining men and all women were classed as passive citizens. To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers. तो इसमें क्या है कि अभी जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया वो ये इधर वर्बली लिखा हुआ है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पास पूरी मतलब पावर आ गई लॉज बनाने की, और नेशनल असेंबली को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था, वो हमने अभी ऊपर देखा, ठीक है। तो सिर्फ कुछ हमारे जो सिटीजन्स थे वो उनको वोटिंग राइट्स मिले हुए थे, और वो इलेक्टर्स को इलेक्ट करते थे, ठीक है। फिर वो इलेक्टर्स आपस में वोट करते थे, फिर उसके बाद नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्टर्स इलेक्ट करते थे वोटिंग करके, ठीक है। तो जो मेन थे, सिर्फ मेन, नॉट वुमेन, वुमेन वर नॉट गिवन वोटिंग राइट्स, ओके। सिर्फ मेन जो कि 25 साल से ऊपर की उम्र के थे उनको वोटिंग राइट्स थे। उसमें भी एक कैटेगरी थी कि जो टैक्सेस पे करते थे इक्वल टू 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज, यानी कि एक लेबर की जो वेज थी, एक लेबर की जो 3 दिन की सैलरी थी, एक लेबर की 3 दिन की सैलरी, ठीक है, उसके बराबर जो टैक्स पे करता था 25 years अबव वाला बंदा जो टैक्स पे करता था उसको वोटिंग राइट्स मिलते थे। कि मान लो अगर आप 25 साल के हो और आप एक लेबरर की वेज 3 दिन की वेज से कम टैक्स पे करते हो, फॉर एग्जाम्पल एक लेबर की वेज है 300 पर डे, ओके, तो 300 इंटू 3 करेंगे तो विच इज 900, ओके। अगर आप 900 रुपये से कम का टैक्स पे करते हो तो आप उस कैटेगरी में नहीं लाए करोगे, आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, ओके। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे 900 हमने निकाला और अगर आप 1000 रुपये टैक्स पे करते हो तो आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। उसमें 2 कंडीशंस अप्लाई, आप 25 साल से ऊपर के होने चाहिए और आप इतना टैक्स पे करो जो कि एक लेबर की वेज से 3 दिन की वेज से 3 दिन की सैलरी से ऊपर हो या बराबर हो। अगर आप 900 रुपये भी टैक्स पे कर रहे हो और 900 रुपये 3 दिन के एक लेबर की वेज है तो आपको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे, ठीक है, बशर्ते आप 25 साल से ऊपर के होने चाहिए, वो भी सिर्फ आदमी, नॉट वुमेन, ओके। तो ये लोग एक्टिव सिटीजन्स बन जाते थे जिनके पास वोटिंग राइट्स आते थे, और बाकी की जो बचते थे वो पैसिव सिटीजन्स, ठीक है। फिर और आपको अगर इलेक्टर बनना है या फिर मेंबर ऑफ असेंबली बनना है तो आपको हाईएस्ट टैक्स पेयर्स की लिस्ट होती थी एक, जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, ठीक है। उस लिस्ट में से कोई एक, मतलब उस लिस्ट में से आपका एक नाम होना चाहिए, उस लिस्ट में जो भी नाम होंगे उनमें से एक आपका नाम होना चाहिए अगर आपको इलेक्टर या फिर मेंबर ऑफ द असेंबली बनना है। तो वो हाईएस्ट टैक्स पेयर्स की एक लिस्ट निकलती थी, उस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप मतलब फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन में पार्ट ले सकते हो, एज अ कैंडिडेट आप खड़े हो सकते हो इलेक्शंस में, ओके। सो इसमें भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। पहला तो नेशनल असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्ट होती थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली मैन अबव 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage were given the status of active citizens and they were entitled to vote, and remaining all women, okay, all women are classified as passive citizens, okay। और इलेक्टर और मेंबर ऑफ द असेंबली के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए थी वो भी, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पेज, ओके। Then, Constitution began with the Declaration of Rights of Man and Citizen. Rights such as the right to life, okay, right of freedom of speech, right of freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights. That is, they belonged to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen's natural rights, okay। So जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने अपने एक डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स निकाला, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वैसे उन्होंने कुछ राइट्स निकाले, ठीक है। उन राइट्स में क्या था, राइट टू लाइफ, ठीक है, आप खुल के अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको आपकी बात रखने का पूर्णतः अधिकार है,
ठीक है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो इन वट एवर फॉर्म यू लाइक, इन विच एवर फॉर्म यू लाइक, ओके। एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ के सामने ना गरीब ना अमीर, ना छोटी जात का ना बड़ी जात का, सब इक्वल हैं। अगर किसी राजा ने भी मर्डर किया है तो उसे भी वही सज़ा मिलेगी जो एक आम आदमी को मिलेगी मर्डर करने पे, ओके। दैट इज़ इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। ऐसे राइट्स ये जो हैं, ये 1, 2, 3 and 4 राइट्स जो हम लोगों ने अभी पढ़े, उसको नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स डिक्लेयर कर दिया गया। और ये राइट हर एक व्यक्ति के थे। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोगों ने अभी वोटिंग्स में पढ़ा कि एक्टिव सिटीजन्स के थे या पैसिव सिटीजन्स के, नहीं, सब सिटीजन्स के थे, सारे सिटीजन्स के थे, क्योंकि ये हमारे जन्म सिद्ध अधिकार घोषित कर दिए गए थे, ओके। दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ, ठीक है, कि हमारा जन्म से अधिकार है और हमसे कोई नहीं छीन सकता वाला, ओके। और ये गवर्नमेंट का ड्यूटी थी, उनका कर्तव्य था कि वो हमारे हर एक मेंबर के अधिकार को बचा के रखें। और अगर किसी भी सिटीजन के अधिकार या फिर राइट्स उसे नहीं मिलते हैं तो वो गवर्नमेंट को कंप्लेन कर सकता है। जैसे हम, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स छिन जाते हैं, हमें नहीं मिलते, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। वैसे क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, उसका कर्तव्य है कि वो हर एक सिटीजन्स के राइट को बचा के रखे, ओके। Reading political symbols. The majority of men and women in the 18th century could not read and write, okay. So images and symbols were frequently used instead of printed words to communicate important ideas. The painting by Lee Barbier, Figure 8, uses many such symbols to convey the content of the Declaration of Rights. Let us try to read these symbols. ठीक है, तो जो 18th सेंचुरी के लोग थे उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, ठीक है, इसलिए लोग ज़्यादातर इमेजेस, सिंबल्स, इनका इस्तेमाल करते थे एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, अगर उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना होता था। तो एक पेंटर था ली बार्बियर करके, उसने भी ऐसे ही कुछ किया, उसको कन्वे करना था लोगों को, मैसेज पहुंचाना था लोगों तक कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, इसलिए उसने कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया, ठीक है, और लोगों को समझाया, उन तक ये बात पहुंचाई कि हमारे भी कुछ मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। तो हम वही सिंबल्स अभी पढ़ने जा रहे हैं। पहला है द ब्रोकन चेन। द ब्रोकन चेन, चेन्स वर यूज्ड टू फेटर स्लेव्स। अ ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, ठीक है। चेन्स में हम किसको रखते हैं? जानवरों को। और फ्रांस के लोगों ने किनको रख रखा था? इंसानों को, विच इज रॉन्ग, विच इज टोटली रॉन्ग, ओके। सो टूटी हुई चेन इस बात का सबूत है, इस बात को सिंबॉलिफाई करती है, सिग्निफाई करती है कि हम आज़ाद हो चुके हैं, हम स्वतंत्र हैं, ओके। नेक्स्ट इज द बंडल ऑफ रॉड्स एंड द बंडल ऑफ रॉड्स और फिशेस. One rod can be easily broken but not an entire bundle. Strength lies in unity. अब एक लकड़ी का टुकड़ा तोड़ने जाओगे तो तोड़ लोगे आसानी से, वो 5-6 लकड़ी के टुकड़ों को एक साथ तोड़ोगे तो क्या तोड़ पाओगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि एकता में ही असली ताकत है। यही इस रॉड का मतलब है, बंडल ऑफ रॉड्स का, ठीक है। नेक्स्ट इज द आई विद इन द ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट. द ऑल seeing eye stands for knowledge. The rays of the sun will drive away the clouds of ignorance. अब आज के ज़माने में जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, ठीक है, तो क्या आपसे बात करना चाहोगे? सब उसे इग्नोर कर देंगे, है ना। अरे ये तो गवार, से क्या बात करें, इसको तो पढ़ना लिखना नहीं आता, इसने तो पढ़ाई की ही नहीं। तो अगर आप पढ़ते हो, अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हो और उससे नॉलेज गेन करते हो, ठीक है, तो आपके आसपास जितने भी इग्नोरेंस के क्लाउड जमा हुए हैं, जितनी भी नेगेटिव वाइब्स जमा हुए हैं, वो सारे इग्नोरेंस के बादल छट जाएंगे आपकी नॉलेज की लाइट से, ठीक है। तो कोई भी आपको इग्नोर नहीं करेगा, ओके। नेक्स्ट इज सेप्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ठीक है। जैसे जादू की छड़ी होती है ना, वैसे सेप्टर पावर की छड़ी है, ठीक है। तो पहले ज़माने में राजा और सेप्टर रखते थे अपने पास, वो ये सिम्बॉलिफाई करते थे, ये सिग्निफाई करते थे कि हमारे पास पावर है, द रॉयल पावर, ओके। Next is snake biting its tail to form a ring, symbol of eternity. Ring has neither beginning nor end. अब एक बात बताओ, एक रिंग का ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है, तो वो चलती जाती है, घूमती जाती है, गोल गोल घूमती जाती है, तो उसका कोई अंत नहीं है, विच इज़ एटर्निटी,
इन्फिनिटी, जिसका कोई एंड ही नहीं है, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट symbol is red Phrygian cap, cap worn by a slave upon becoming free. फ्री बनने के बाद, फ्री होने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद, स्वतंत्रता मिलने के बाद स्लेव्स ने ये रेड फ्रिजियन कैप पहनी। ये क्या सिंबॉलिफाई सिग्निफाई करती थी कि अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हमें आज़ादी मिल गई है। ओके, अब हम किसी के स्लेव नहीं हैं और सिर्फ अपने मन के मालिक हैं। ब्लू वाइट रेड द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, ये 3 फ्रांस के नेशनल कलर्स हैं जो कि फ्रांस के फ्लैग में भी है। ओके, द विंग्ड वुमन पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, ठीक है। तो ये जो विंग्ड, ये जो पंख वाली औरत है, वो क्या सिंबॉलिफाई करती है, क्या सिग्निफाई करती है कि अब हमारे पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास भी लॉ है जो कि फेयर है, ठीक है, बायस्ड नहीं है। The law tablet, the law is the same for all and all are equal before it, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि लॉ के सामने सब इक्वल हैं। ओके, चाहे राजा हो, भिखारी हो, छोटा हो, मोटा हो, बड़ा हो, रिच हो, पुअर हो, किसी भी कास्ट का, सब इक्वल हैं। ओके, Thanks for watching. The notes of the related topic are given in the description box below. Please like, share and subscribe.